स्टूडेंट पिछले क्लास में जो हमने पेपर किया था वो था फरवरी मार्च 2023 का, और अक्टूबर नवंबर 2023 का भी हो गया था, मई जून का भी रहता था वेरिएंट। ये मैं अभी फिलहाल अपना ही हम कर रहे हैं, ठीक है, 2-2, बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम सॉलिड्स आर शोन इन टेबल 1.1। देखिए जी, ये मेटल है, फर्स्ट वन इज मेटल, मैग्नीशियम। फास्फोरस इज नॉन मेटल है, और सोडियम क्लोराइड आपका आयोनिक कंपाउंड है। सल्फर इज नॉन मेटल। अच्छा, इसमें एक और चीज की तरफ भी हम देखते हैं कि इसमें जॉइंट स्ट्रक्चर कौन सा और सिंपल कौन सा है। बेटा आप लोग जरा पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जब भी एग्जामिनर ये कहे ना स्ट्रक्चर बताएं, तो बेटा स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है कि ये जॉइंट है या लेटिस है, ये बता दें। स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है? क्या स्ट्रक्चर से मुराद यही दो वर्ड्स होते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जॉइंट या लेटिस, या स्ट्रक्चर से मुराद कुछ और होता है? जी बेटा आंसर यही दें। होता है सर। जी बेटा, स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि आपका स्ट्रक्चर सिंपल है या जॉइंट है। तो याद रखिएगा, ऑल मेटल्स हैव अ जॉइंट स्ट्रक्चर। जितने मेटल्स होते हैं इनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन मेटल्स में वेरी करता है, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, ये आपके जॉइंट है। लेकिन ये फास्फोरस है, इसका फॉर्मूला है बेटा P4। आपको नजर आ रहा है कि एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो ये आपका क्या होगा? सिंपल स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके बेटा जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी जॉइंट है। और जो सल्फर है ना आपका S8, ये भी बेटा आपका होगा, सल्फर जो है। सर मुझे वेडनेसडे वाले ग्रुप में ऐड करना है। अभी बैठने में क्लास में बात करता हूँ। ये भी बेटा आपका क्या होगा? S8 इसका फॉर्मूला है, तो इसको भी आप सिंपल कहेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर। अब बेटा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताना। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम इज मेटल, तो इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। और बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होगी। अगला देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, और जो आपका सोडियम है वो मेटालिक। Mg है वो मेटेलिक है। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस देखें, मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का 923, सोडियम क्लोराइड का 1047। लगा दूं सर? नहीं जरूरत नहीं, बस ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कि जी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका मतलब ये होगा कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीकर है इस केस में, और आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड in NaCl is stronger than metallic bond, metallic bond in magnesium। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये देखें जी, ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर से मुराद सिंपल और जॉइंट, बॉन्डिंग से मुराद आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपने फास्फोरस और सल्फर का बताना है। अच्छा, बोथ बोथ हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। बेटा कैसे पता चलता है? जिनके फिक्स फार्मूलाज होते हैं ना, जैसे फास्फोरस का फार्मूला है P4, सल्फर का S8, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स, नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, वो आपके सिंपल होते हैं। तो बोथ हैव सिंपल स्ट्रक्चर, बोथ हैव सिंपल स्ट्रक्चर। दोनों में बॉन्डिंग कौन सी है भाई? सल्फर भी नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाँ, बोथ हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन अब तीसरी चीज जो आपने एक्सप्लेन करनी है वो ये कि मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें मेल्टिंग पॉइंट कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये जरा सोच के बताओ। सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट कौन कंट्रोल करता है? IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। जी शाबाश, शाबाश। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे IMF उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। आप जरा देखो ना, फास्फोरस, एक फास्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन ना, तो ये P4 है, इसका मतलब है 15 टाइम्स 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 60। 60। एक सल्फर के पास होते हैं बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सल्फर का फॉर्मूला है 8। तो ये आप करोगे 16 टाइम्स 8, कितने हो गए? 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 128। 128। बेटा किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं?
फास्फोरस P4 के या एसिड के? सल्फर के। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द IMF। तो आप ये बताओगे सल्फर जो है, सल्फर हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। टेम्पररी डाइपोल, लंदन फोर्सेस भी लिख सकते हो भाई, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि देखें ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि जो अगर आपका सिंपल कोवलेंट कंपाउंड होगा ना, सिंपल सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, देन IMF कंट्रोल करेगी। ठीक है ना। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आ जाए। पावर ऑफ एन एटम या एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन जी इस तरह होता है, ये जरा समझ लें, इस तरह HCl है ना, अब इन्होंने असल में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन का न्यूक्लियर पुल इज मोर, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। देखिए असल में तो अट्रैक्शन हो रही है ना, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन विल बी स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको ये बता दूं, पूरे प्रोडक्ट टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो ट्रेंड इस तरह होगा, मस्त आपने कहना है कि जैसे जैसे आप फ्लोरीन के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉटम टू टॉप भी बढ़ेगी। अब इसके फैक्टर्स हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है भाई कि लेफ्ट टू राइट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बॉटम टू टॉप भी। तो सबसे पहले चीज देखें, वो कह रहे हैं व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। मैं अगर इस तरह करूं, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अक्रॉस द पीरियड वो शेल सेम रहते हैं। 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7, 8, 9 प्रोटॉन। देखो 3 फैक्टर्स हैं, उनकी बेस पर आंसर देना है। न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है जी, लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल आपका इंक्रीज हो रहा है। अच्छा फिर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, एटॉमिक साइज आपको पता है ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम। अब जब शील्डिंग इफेक्ट सेम है एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब बेटा इसका इफेक्ट ये होगा कि जब एटॉमिक साइज भी कम हो रहा है, आपके शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन ऑन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। सो न्यूक्लियस attracts the bonding electrons more strongly, more strongly। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बस ये ट्रेंड समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना बेटा एटम का साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये की है। ठीक है। जबकि मुश्किल में आ जाए तो इस फैक्टर को, इस जो है ना उसको जेन में लेकर आए कि स्मॉलर द एटॉमिक साइज हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम्स का कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो बस ये देखो कि किस एटम का साइज छोटा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द अमोनिया मॉलिक्यूल। देखो बड़ा ही सिंपल है, वैसे तो अमोनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर लंदन फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है। लेकिन अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पता है कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो जी। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें क्या गलती है, आप लोग बताएंगे जी कि इसमें गलती क्या है। ठीक है। बताएं जिसमें क्या गलती है जी, कोई गलती है इसमें जी? स्टूडेंट्स बोलिएगा इसमें क्या गलती मैं कर रहा हूँ। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन तो हो रही है, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, नाइट्रोजन इज नेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर साइन भी सही है जी। स्टूडेंट्स जी इसमें क्या गलती हो रही है बेटा, बोलिएगा। सर शेप। नहीं 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 नहीं, याद रखिएगा आज के बाद भूलना नहीं है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना,
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर लोन पेयर ड्रॉ करना लाजमी है, और जो डॉटेड लाइन से मैं हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो जो डॉटेड लाइन है वो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान होना चाहिए। देखो असल में ये लोन पेयर जो है ना, दिस लोन पेयर इज अट्रैक्टिंग द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर तो मैं यही चार्जेस के दरमियान बना देता ना, तो ये तो वही परमानेंट डायपोल फोर्स बन गई थी भाई। ये तो वही परमानेंट डायपोल फोर्स है जो आप किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में बनाते हो। फिर फर्क क्या हुआ बेटा? ये तो वही परमानेंट डायपोल फोर्स है। तो इसलिए याद रखिएगा, आज के बाद जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है, तो आपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, अच्छा देखो तीन ही तो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये तीनों किसके साथ बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर मस्ट ड्रॉ करना है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर मस्ट ड्रॉ करना है, और फ्लोरीन पर लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करना है। तो नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा जी, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू अमोनिया मॉलिक्यूल। अच्छा ये नीचे कह रहा था, मैंने ऊपर ही बना दिया, ये देखिए ले, फिर अब इसना बनाना है जी। बल्कि मैं आपको मार्क्स की मैं बताता हूँ कि इसके वो नहीं, किस मैं सवाल चीजों के पूछूंगा। मार्क्स। ठीक है। जी बेटा। सर मैंने पूछना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमने वन दिखाना होता है कि दोनों दो बन सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच? दो मॉलिक्यूल के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना है बस, तो सारे जो नहीं। पार्शियल एक। पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन के साथ नहीं बना सकते? बेटा किसका किसका दोबारा बोलिएगा। जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, जी जी। जो बाकी फ्री हैं, वो उसी नाइट्रोजन के साथ नहीं बना सकते? अमोनिया आपको पता है बेटा एक ही बॉन्ड बना सकता है। ये देखिए, ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ना, ये तो इस लोन पेयर के साथ इंगेज हो गया। अब बताओ ये दो हाइड्रोजन और कहाँ बॉन्ड बनाए, ये बताओ जरा। नहीं, ये दूसरे किसके साथ? मॉलिक्यूल के नीचे वाले अमोनिया के। जो मैं एक नहीं, यहाँ पर बेटा आपने बस एक शो करना है ना, वो तो कह रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ये दो मॉलिक्यूल बना दिया ना, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये, तो तीसरा क्यों बना रहे हो? ठीक है, समझ गया। दो ओके। मॉलिक्यूल्स के दरमियान शो हाँ करना जी। है बस, तीसरा शो करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू अच्छा सर। जी अब आगे चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अमोनिया आर शोन इन द टेबल 1.2। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 हायर है, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट 195 केल्विन लोअर है। सजेस्ट टू रीजन फॉर द डिफरेंस इन द मेल्टिंग। आइस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, राइट? आइस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है अमोनिया के मुकाबले में। देखो याद रखना, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। जिन मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड आता है, जिन मॉलिक्यूल में NH बॉन्ड आता है, जिन मॉलिक्यूल में HF बॉन्ड आता है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते ही बनाते हैं ना। तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी भाई? क्योंकि आइस में जो ऑक्सीजन है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, है ना। तो अब देखो वाटर के अंदर ये होता है, वाटर के अंदर, अब जरा पहले की बात समझ लो, फिर आपने इसको लिखना है स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर दो मार्क्स में, हम्म, एक में तो हम लिखेंगे और मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ। पर अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। एक वाटर का मॉलिक्यूल मेक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, फर्दर दो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और दूसरा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप अमोनिया का करेंगे ना, अमोनिया, अब आपको ये याद रखने का मैं तरीका भी बताता हूँ कि आपने ये याद कैसे रखना है बेटा, ठीक है। ये देखना, तो बेटा इस तरह है जी, ये देखो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वाटर में यहाँ हो रही है। पहली बात कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें जो एलिमेंट यूज हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देयरफॉर इट मेक्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो एक मार्क हो गया, देयरफॉर इट मेक्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ा दूसरा मार्क किस चीज का होगा, देखो आपने ये भी बताना है कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, इट कैन मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है।
तो वाटर मॉलिक्यूल मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। तो दो रीजन है, एक तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर ज्यादा बना रहा है, और दूसरा जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्लोरीन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट, इट फॉर्म मेनी कंपाउंड्स, complete the table 2.1 to show the maximum oxidation number of elements sodium to phosphorus। बेटा देखो पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, सोडियम ग्रुप 1 में है, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन तो +1। अच्छा आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बेटा? मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसी तरह आप आगे आ जाएं जी। जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में +3, सिलिकॉन चौथे ग्रुप में +4, फास्फोरस इट बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप, तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वो कह रहे हैं आप मैक्सिमम बताएं कि वो कितने गेन या लूज कर सकता है। स्टेट व्हाट डिटरमिन्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड 3। जी सरानी आप बताओ, कह रहे क्या चीज डिटरमिन करती है? हाँ, स्टेट व्हाट डिटरमिन्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 3। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये फास्फोरस +5 +4 +3, ये कैसे पता चल रहा है? क्या चीज डिटरमिन कर रही है कि इसका +1 चार्ज होगा? नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जी, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 है, एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3, सिलिकॉन के आउटर शेल में 4, फास्फोरस के आउटर शेल में 5। तो ये सारे के सारे लूज कर सकते हैं। एन एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर इज एडेड टू क्लोरीन is added to chloride of silicon। अच्छा क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन पता है क्या होता है? SiCl4। ये राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर एंड द क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन। ये जी SiCl4 लिखो और इस साथ में वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ये देखिए 4HCl बनेगा और साथ में SiO2 बनेगा। बताएं जी इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वो पूछ तो नहीं रहा लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। जहां पर HCl बनेगा वहां व्हाइट स्टीमी फ्यूम, वो पूछ नहीं रहा लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। और जहां पर SiO2 बनेगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। अच्छा अब देखिए इसमें कह रहा है कि सजेस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कि इस सॉल्यूशन में HCl बन रहा है ना तो पीएच क्या होगी? 2 होगी। लेकिन उसने रेंज दी हुई है कि अगर स्टूडेंट 1 से 4 भी लिख देता है, 1 से 4 तो सारे ठीक होंगे, आप 2 लिख दें, ठीक है। एन एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर इज एडेड टू क्लोराइड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस क्लोराइड क्या होगा जी? PCl5, ठीक है। PCl3 भी आप लिख सकते हैं लेकिन PCl5 बेटा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो एलिमेंट जितने ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है, PCl3 में 3 बॉन्ड हैं, PCl5 में 5 बॉन्ड हैं, जो जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो लिहाजा PCl5 के साथ आप रिएक्शन करवाएं, PCl5 प्लस वाटर। अब देखो आपको आइडिया हो जाना चाहिए जी, एक तो HCl बनेगा, ये क्लोरीन और H से, और दूसरा आपको आइडिया हो जाना चाहिए एक फास्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4, ठीक है जी। तो सर इसका अब देखो बैलेंसिंग अभी कर लेते हैं। 5 क्लोरीन है, यहाँ 5 लगाया, 5HCl, ठीक है, 5HCl हो गया ना। और अब आपके पास जी 3 है यहाँ पर, हाइड्रोजन भी अभी बैलेंस हो जाएंगे। ये देखें 5 6 7 8, यहाँ 4H2 अगर करें, चेक करें जी बैलेंस हो गया या नहीं हुआ? सर हो गया, बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। हाँ। अच्छा अब आज जी इसमें भी क्या पीएच होगी? 1 से 4 के दरमियान, वैसे आप 2 लिख दें तो बेस्ट है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन विद वाटर। बेटा क्लोरीन का वाटर से रिएक्शन क्या होता है? ये देखें बिल्कुल सिंपल करके लिख दिया, आसान हो जाएगा। इसको ऐसे करके बल्कि मैं लिखता हूँ Cl को, ये देखो जी एक HCl बनेगा और एक क्या बनेगा? HClO। क्या बनेगा? HClO। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड हॉट NaOH। याद है इसका रिएक्शन किया था हमने 3Cl2 + 6NaOH, जिसमें NaCl NaClO3 बनता था और वाटर बनता था। आपने बेटा क्लोरीन के 2 रिएक्शन किए थे ना, विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये हॉट कंसंट्रेटेड के साथ है बेटा, Cl2 + NaOH, NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा और वाटर बनेगा। बेटा इसको बैलेंस करें, शाबाश आप लोग, हरी अप। थ्री CL2 6 NaOH 5 NaCl और NaClO3 और वाटर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ब्लीच, ब्लीच पता है क्या होता है बेटा? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड 1, ठीक है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। नहीं, ब्लीच ये होता है NaCl एंड NaClO, ये ब्लीच होता है बेसिकली। ठीक है, NaClO और NaCl का जो इक्विमोलर मिक्सचर है ना, दैट इज द ब्लीच। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, आप देखें, उससे भी आप ब्लीच करते हैं। अपने अपने बालों को कलर करना हो तो आप H2O2 यूज कर सकते हो। ब्लीच इज यूज एज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट टू किल बैक्टीरिया। मैंने आपको पता है ब्लीच में क्या चीज आती है, NaCl आता है और NaClO का इक्विमोलर मिक्सचर आता है। इट इज मेड बाय एडिंग कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड 1 टू द वाटर। आइडेंटिफाई द फार्मूला ऑफ आयन दैट इज प्रेजेंट इन ब्लीच दैट किल्स द बैक्टीरिया। देखो, NaClO को जब वाटर में डालोगे ना बेटा, तो आपको पता है ग्रुप 1 के तमाम सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये सेपरेट होगा आइंस में। Na+1 ClO-1, तो ये आइंस में जा रहा है जी। Na+1 में चला गया, ClO-1 में चला गया। तो ये जो ClO-1 है, दिस क्लोरेट आइन इज रिस्पॉन्सिबल टू किल द बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज को किल करता है। और आपको ये बात भी बताऊं, आपको याद है हम क्लोरीन में, हम वाटर के अंदर क्लोरीन डालते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। वाटर में क्लोरीन डालते हैं ना, तो वहां भी यही काम हो रहा होता है। चेक करो, एक HCl बनता है, एक HClO बनता है। ये जो HClO बना है ना, ये H+ और ClO-1, बेसिकली ये जो ClO-1 है, इट किल्स द बैक्टीरिया। अच्छा, सोडियम क्लोरेट 1 रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है जी NaClO। ये सोडियम क्लोराइड 1 पता है क्यों कह रहा है, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ है। इसका रिएक्शन होगा H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। कह रहे जी क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। पहले इसकी वर्ड इक्वेशन बना लो, NaCl, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा जी। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। बस इसको बैलेंस करना है, चेक कर लो बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस लगता है, बैलेंस होता है। बैलेंस है ना। जी सर, बैलेंस है। अच्छा, अब आज कैलकुलेशन है एक इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझे। कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ ब्लीच W contains unknown concentration, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है बेसिकली। हाँ, 10 cubic centimeter of W is diluted with distilled water। इसको इस तरह समझ लो, पर इसके बाद डायग्राम भी बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो। कि आपके पास था 10 cubic centimeter W, ठीक है जी। आपने ना इसको मजीद डाइल्यूट किया और उसको ऐसे सोल्यूशन में डाला जिसका टोटल वॉल्यूम था 100 cubic centimeter। ये अब W इसमें आ गया, तो ये क्या मजीद डाइल्यूट हुआ या नहीं हुआ, बोलो। पहले 10 में था और अब 100 में डाल दिया आपने। अब ये कर रहे हो भैया आप कि इस 100 में से आपने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर फर्दर निकाला। 25 क्यूबिक सेंटीमीटर यहां से निकाला आपने, ठीक है। ये 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है W। और बेटा इसके अंदर आप डाल रहे हो एक्सेस ऑफ H2O2। इसमें आपने H2O2 भी डाल दिए। एक्सेस H2O2 एक्सेस में, मतलब इसको आप कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। And the volume of gas produced measured under the room condition, the experiment is repeated, and on average 25 cubic centimeter of diluted bleach solution produced 42 cubic centimeter of gas। बेटा जो गैस बन रही है वो कितनी बन रही है, देखो रिएक्शन आपके सामने है। H2O2 और NaClO में जब आप मिक्स करोगे ना तो गैस O2 बनेगी। गैस क्या बनेगी, O2। देखिए अक्सर बच्चों का इधर ध्यान नहीं जाएगा, तो जब तक उसने देखे ये E पार्ट चल रहा है ना, तो इन क्वेश्चंस का एक दूसरे के साथ लिंक होता है। जब वो E के बाद F आएगा फिर पीछे से लिंक खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास गैस का वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इज कितने है जी, 42.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ O2, ठीक है जी। 42 डिवाइडेड बाय 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बेटा इसके मोल्स आ जाएंगे, जल्दी से मोल्स निकालते हैं। हाँ, 42 डिवाइडेड बाय 24,000, 0.00175, ये आपके पास आगे मोल्स। अब आपने क्या करना है जी, ये देखें, ये ऑक्सीजन के मोल्स और NaClO के मोलर रेशियो क्या है भाई, जरा बताइएगा। 1:1 है, जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे उतने NaClO के होंगे। तो लिहाजा मोल्स ऑफ NaClO 0.00175। लेकिन यहाँ थोड़ा बेटा मसला है, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है भाई, सर ये सेम क्यूब में 25 में है। ये मोल कितने में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मोल्स हैं 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब हमने ये जो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाला था, ये कहां से निकाला था,
तो पहले 100 में देखते हैं ना, 100 में कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो 25 में तो इतने हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.00175 मोल्स हैं। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इसमें कितने मोल होंगे भाई, इसमें x मोल आ रहे, 100 टाइम्स 0.00175 डिवाइडेड बाई 25, क्या आंसर आ रहा है? 0.007 0.007। जी सर, 7 into 10⁻⁴ सर ये ठीक है 0.007। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज होने जा रहे हैं। ये मोल्स कितने वॉल्यूम में आए, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में? 100 में 10 में कितने होंगे हम बेटा? ओरिजिनल तो ये चल रहा है ना भाई, ओरिजिनल तो ये चल रहा है, 10 में कितने होंगे? सर इसको ये जो बच्चे ऑनलाइन है बताएं जी। देखो मैंने यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैंने यहाँ तक मुझे पता चल गया 0.007 है, ये 0.007 मोल 100 में आ रहे हैं, 10 में कितने होंगे? 0.07 हाँ जी, डिवाइड बाय 10 कर देंगे सर। नहीं भाई इतने ही होंगे। क्यों मैं लिख रहा हूँ कि अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.007 मोल्स है ना, तो मैं लिख रहा हूँ 10 में भी इतना ही है। ये बात नहीं समझ आई ना? नहीं सर? किसको आई ये समझ चलेंगे बताएं, ये बात किसी को समझ नहीं आई बेटा, ये जो मैंने आ अभी गई बात है। बताई? देखो गुड, जिन बच्चों को आ गई है वो जरा देखें, इस तरह सोचे ना भाई इसको। आपके पास ना सपोज ये था 5 ग्राम NaCl, क्या था? इन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर, कितने सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर में? 10। अगर बेटा मैं इसमें मजीद वाटर डालता हूँ, सपोज 95 क्यूबिक सेंटीमीटर मजीद वाटर डालता हूँ, NaCl का तो सेम तो रहेगा। NaCl तो 5 ग्राम ही रहेगा ना, या वो कम हो जाएगा? कम तो नहीं होगा, तो वो 5 ग्राम रहेगा। यहाँ पर भी तो बेटा ये काम हुआ है कि W था 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें अगर आपने वाटर डाल दिया तो W की अमाउंट तो सेम रहेगी ना। वाटर डालने से डाइल्यूट हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, आपकी W की अमाउंट चेंज नहीं हो रही। बेटा जिस तरह NaCl 5 ग्राम था 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में, आप अगर ऊपर से 95 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर डाल भी देंगे तो NaCl 5 ग्राम ही रहेगा। सेम इसको यहाँ पर सोचें कि W 10 क्यूबिक सेंटीमीटर था, आपने इस 10 क्यूबिक सेंटीमीटर से निकाला कुछ नहीं है, इसी में वाटर ऐड किया, तो इसका मतलब है W की अमाउंट उतनी ही रही है, ठीक है। तो W आपके पास बेटा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने ही मोल्स है। अब आपको कंसंट्रेशन की तरफ जाना है बेटा, अब कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। देखो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.007 मोल्स हैं, ये आ रहा है। वो कितने में कह रहा है बेटा कि क्यूबिक डेसीमीटर का क्या मतलब होता है? 1000। 1000 ये जो एक क्यूबिक डेसीमीटर होता है ना, इसका मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं? एक्स, ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो x इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 0.007 डिवाइडेड बाय 10। तो x क्या आ रहा है जी, बोलो? 7 हाँ 7 आएगा 0.7। 0.7। ये लेकिन बेटा पता है किस यूनिट पे भी आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में। ये मोल से हम काम कर रहे हैं ना, वो ग्राम्स में कह रहा है, बस इसके MR से मल्टीप्लाई करना है। W क्या है आपके पास? NaClO है, W इज NaClO। तो अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये कर लो। सर ये हमने वॉल्यूम नहीं निकाला रेशो से। वॉल्यूम क्यों निकाला है भाई? ये देखो मैंने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में बताया कि इतने मोल्स हैं 0.007, तो 1000 में कितने मोल्स होंगे? ये वॉल्यूम हो गए या मोल्स होंगे बेटा? बोलो। मोल्स। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लो। आ गई है सर। अच्छा अब जरा देखें, आपने अब इसको ना ग्राम्स में लेके जाना है, तो बड़ा आसान है। ये मोल्स हैं, इसमें मैस निकालना है। MR क्या होता है जी? MR ऑफ NaClO। सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, ऑक्सीजन का बेटा कितना है? 16 है। सारे को ऐड कर दो बेटा, 23 प्लस 35.5 प्लस 16, ये 74.5 आ रहा है। तो बस आप इस 0.7 को मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है ना ये फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर MR ना। तो आपने मैस निकालना है, मोल्स आर गिवन 0.7, मैस आपने निकालना है, MR आपको पता है 74.5 है, तो मैस आ जाएगा 52.15 52.15 का मतलब है 2, 52.2 ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर।
तो दिस इज द आंसर 52.2 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये देखो दोबारा देख लो जी क्या किया मैंने। सबसे पहला काम, उसने ऑक्सीजन दिया हुआ था मुझे, मैंने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए, राइट। ऑक्सीजन के मोल निकालने से मेरे पास NaClO के मोल आ गए, 1:1 रेशियो है। अब मसला ये था कि जो NaClO के मोल थे ये 25 में थे, 100 में मैंने ये मोल निकाल लिए, ठीक है, ये 100 में मोल आ गए। अब जो मोल्स आपके पास बेटा 100 में आ रहे हैं ना, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में भी उतने ही मोल्स होंगे, ठीक है, जो मोल 100 में है वही 10 में होंगे। अब इसके बाद क्या करना है जी, कि आपने, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है पर क्यूबिक डेसीमीटर, आप 1000 में बताओगे, 1000 में, तो हमारे पास 10 में मोल आ गए थे, 10 में इतने, 1000 में कितने होंगे, x होंगे। तो यहाँ से हमने बेटा x निकाला तो हमारे पास आ गया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करना था ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में, तो उसके MR से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 मार्क्स के लिए इतनी ज्यादा होती है? तो इसमें क्या वर्किंग है बेटा, ये तो मैंने कुछ आपको समझाने के लिए दिया ना, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखें जी, इसमें कह रहा है कि फिगर 3.1 डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फूड एडिटिव कंपाउंड Y फ्रॉम ऑर्गेनिक CH3CH2Cl। हाँ देखो बेटा, ये आपके पास हेलोजन एल्केन है, राइट। आपको पता है कि हेलोजन एल्केन दो तरह के रिएक्शन देता है, कौन कौन से बोलो। हेलोजन एल्केन बेटा कौन कौन से रिएक्शन देता है, जरा बताइएगा स्टूडेंट्स। बेटा हेलोजन एल्केन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है या एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है, हेलोजन एल्केन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन में ना अल्कीन बनता है, क्या यहाँ अल्कीन बन रहा है? यहाँ अल्कीन नहीं बन रहा है। इट मींस कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन, Cl की जगह CN आ रहा है, Cl की जगह क्या आ रहा है, CN। तो आपको याद होगा बेटा, आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है KCN अल्कोहलिक, हीट अंडर रिफ्लक्स। ये बताओ ये KCN एक्वस क्यों नहीं ले रहा भाई मैं? अगर एक्वस लोगे ना KCN एक्वस, तो जो एक्वस वाटर का जो OH है ना बेटा, वो OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा, OH इसको रिप्लेस कर देगा, इसलिए आपने अल्कोहलिक लेना है। अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद हेलोजन एल्केन, तो ये आपका बेटा बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर ये क्या रिएक्शन है भाई, स्टेप नंबर 2, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी वो नाइट्राइल लेकर आएगा ना बेटा, तो नाइट्राइल के पास उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या वो इसकी रिडक्शन करवाएगा या इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएगा। अगर रिडक्शन करवाएगा तो आपके पास बेटा यहाँ पर बनेगा एमाइन CH2NH2, और अगर वो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ देखो रिडक्शन के लिए क्या यूज होता है? जी बेटा, किसके लिए? रिडक्शन के लिए LiAlH4 बेटा, रिडक्शन के लिए यूज होगा LiAlH4 इन ड्राई ईथर। और इसमें क्या होगा देखो, ये जो पाई बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे, CH2NH2 बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी दो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन। लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएगा देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हालांकि यहाँ हीट वगैरह भी करना होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम के साथ, कैल्शियम इज मेटल, वो इस एसिडिक H को रिप्लेस करेगा, तो ये बनेगा जी CH3 CH2 COO माइनस Ca2 प्लस। ये चार्जेस बैलेंस नहीं हो रहे ना, तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, 2 आएगा इधर ऑक्सीजन के नीचे, तो ये बनेगा CH3 CH2 COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम प्रोपानुएट। अब जरा रिएक्शन देखते हैं जी। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, तो कह रहा है कि नेम द रिएजेंट एंड कंडीशन, नेम द रिएजेंट एंड कंडीशन। तो उसने लिया KCN, KCN इज रिएजेंट, कंडीशन क्या है, इन एथेनॉल, एथेनॉल में लोगे एंड हीट, और हीट करोगे बेटा, ठीक है। गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ X, बेटा X देखो ये है CH3 एक्सक्यूज CH2 मी सर। जी बेटा। सर ये वो कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, NaCN वाला। बेटा वो शाबाश, NaCN उस वक्त यूज करते हैं जब कार्बोनाइल कंपाउंड है बेटा, इनको मिक्स नहीं करना, वो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए होता है, याद आया। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जो ने क्वेश्चन पूछा, जब कार्बोनाइल कंपाउंड हो गए यहाँ पर हम KCN ऐड नहीं करते, यहाँ पर हम HCN ऐड करते हैं बेटा, और यहाँ एडिशन हो रही है। ये जो हेलोजन एल्केन है इसमें हम KCN ऐड करते हैं, और सिर्फ CN इस Cl को रिप्लेस बनेगा, बाकी KCl बन जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया प्रोपेन नाइट्राइल जी, इसका जो नाम पूछा था
कि 3 कार्बन हैं, प्रोपेन और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्राइल बोलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर व्हेन डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू एक्स। इस रिएक्शन का नाम बताइएगा जी। ऊपर लिखा भी हुआ है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसका नाम होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी। ये बेटा मैंने यहाँ भी बताया कि नाइट्राइल में जब भी वाटर ऐड करेगा ना, इसको मैं दोबारा जरा साफ करके लिखता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लें। ये देखें, ये है ना बेटा इस तरह, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें अगर मैं पूरे रिएजेंट लिखूं तो 2H2O प्लस HCl, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक में जाएगा हमेशा। और अगर बेटा आप इसकी रिडक्शन करते हो नाइट्राइल की, मतलब LiAlH4 के साथ, तो आपके पास CH2NH2 बनेगा, एमाइन बनेगा। ठीक है जी, एमाइन। अच्छा, इन स्टेप 3 वाई एंड अ गैस आर प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में बेटा ये आपने प्रोपानोइक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम से करना है, तो यहाँ हम बैलेंस इक्वेशन इसकी लिख देते हैं। CH3 CH2 COOH, कैल्शियम से रिएक्शन होगा, कैल्शियम इस H को रिप्लेस करेगा, CH3 CH2 COO माइनस, कैल्शियम 2 प्लस है भाई, क्रिस क्रॉस करें तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास वोल्ट वाइस हो गया। इसका मतलब है 2 मोल्स आपने ये यूज करने हैं और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ये चार्जेस लिखने की फिर जरूरत नहीं होगी, इस चार्जेस को आप काट देंगे। ठीक है जी, तो कैल्शियम प्रोपानोएट। अच्छा नेक्स्ट देखें, CH3 CH2 COOH, propanoic acid can also be formed from propane 1-ol and potassium dichromate. State the condition। देखें, मैं आपको पूरा रिएक्शन बताता हूँ कि हुआ क्या है। प्रोपेन 1-ol असल में प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, प्रोपेन 1-ol इज द प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह है, आपको याद रखना चाहिए कि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है ना, तो एक HOH से जाता है और एक H अल्फा कार्बन से जाता है। बट अगर मैं इसकी हीट अंडर डिस्टिलेशन करता ना, याद रखिएगा, अगर मैं क्या करता हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो फिर क्या होना था कि यहाँ से सिर्फ ये एक ऑक्सीजन के साथ बेटा वाटर निकल जाना था और मेरे पास बनना था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनना था और साथ में वाटर, एल्डिहाइड बनना था, खत्म। अगर मैं क्या करता, अगर मैं हीट अंडर डिस्टिलेशन करता, लेकिन वो कह रहा है जी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, आपने क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखें ना, अब इसको मैं फर्दर अगर हीट करूंगा ना बेटा, फर्दर हीट, तो ये जो एक एटॉमिक ऑक्सीजन बचा हुआ है ये इधर आ जाएगा और बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो उसके लिए लिखने का तरीका बेटा ये है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा ना प्राइमरी अल्कोहल से, तो आपने बेटा क्या करना है, हीट अंडर रिफ्लक्स करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, CH3 CH2 CH2OH, 2 मोल्स एटॉमिक ऑक्सीजन के, तो यहाँ लिखोगे एसिडिफाइड, अच्छा वो उसने लिखा हुआ है एसिडिफाइड K2Cr27, चलिए हम इस तरह लिख लेते हैं, Cr2O72 माइनस, यहाँ ये लिखना लाजमी है हीट अंडर रिफ्लक्स किस चीज के मार्क्स होंगे भाई, और अब आपके पास बनेगा CH3 CH2 COOH और साथ में वाटर बनेगा। स्टेट द कंडीशन रिक्वायर में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि हीट अंडर रिफ्लक्स, हाँ काफी सारी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो नहीं लिखनी बेटा, इक्वेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आपने जो यहाँ लिखना है वो ये है, वो कह रहा है स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हीट अंडर रिफ्लक्स, सिर्फ क्या लिखेंगे, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, और ये साथ में एसिडिफाइड K2Cr27, ये उसने बताया नहीं हुआ। जी सर। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, अभी एक्स क्या चीज है, व्हाट इज एक्स, ऐसा एक्स आपके पास नहीं, लेकिन एसिडिफाइड तो नहीं लिखा उसकी शुरू में ना, तो वो आपने लिखना है। टेबल 3.1 शो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। बेटा ये मॉलिक्यूल ऑफ एक्स है, ये इस पे आ जाओ, प्रोपेन नाइट्राइल की बात कर रहा है। इसको जरा ओपन करके लिखते हैं ताकि पाई सिग्मा बॉन्ड बताना हमारे लिए थोड़ा आसान हो। ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये देखो ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा, और इसमें भी एक सिग्मा होगा भाई। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं जी एक्स में, 8, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ये देखो, ये जो दो मैं रेड कलर से 2 बॉन्ड बना रहा हूँ, दीज आर दी पाई बॉन्ड, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड 8, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2। ठीक है जी, श्राद्धा हो गया ना सर। हाँ
अच्छा बेटा इस तरह करें ना, ये जरा क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करें, शाबाश, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें, आप सर तरीके सिग्मा बताएं जरा बॉन्ड ईमानदारी से। जी बेटा। सर सिग्मा बॉन्ड 8 कैसे? अच्छा मुझे 7 एक में है। मिनट, 7 लग रहे हैं तो भी देख लेते हैं बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ज़ारा ने मुझे बताए, गलत बताए होंगे तो एक मिनट। हाँ अभी चेक कर लेते हैं बेटा। 7 एक बॉन्ड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई, 8 नहीं है क्या? कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा ना। जी बेटा बोलिएगा भाई, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा नहीं होगा? ठीक है। यस सर होगा। और जो रिमेनिंग जो रेड कलर से मैं 2 बॉन्ड शो कर रहा हूँ वो आपके पाई बॉन्ड है। अच्छा ये इसमें पाई बॉन्ड आ गया। अब इस तरह करें ना, आप नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन। करना है। अच्छा जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया भाई कि अब जो है ना आपको क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि उसमें 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रहा होता है। जिस तरह के आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें पहला क्वेश्चन एनर्जेटिक से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन देखें सेकंड पार्ट लिशेटलियस प्रिंसिपल, थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक, और फिर आगे ऑर्गेनिक ही लेकर आया है, और फिर आगे बॉन्डिंग पर आ गया। देखें एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके चेक कर रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहे कि इन इंडस्ट्री एथेनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, राइट? तो आपको ये करना है कि यहाँ पर इनकी डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है बेटा। और आप देख सकते हैं कि डेटा में आपको बॉन्ड एनर्जीज उसने दी हुई हैं। तो सिंपल आपने हेस साइकिल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। आप लोगों ने ओ लेवल्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूं। जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी उसने बॉन्ड एनर्जी दिया हो ना और आपको बाउंड ना कर रहा हो, तो बस फॉर्मूला लगा लिया करो। फॉर्मूला ये है एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। मतलब बेटा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी और जब बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप जरा डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा करो, ताकि आपको पता चले किस किस एटम में कौन कौन सा बॉन्ड है। तो C2H4 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। फिर आपके पास बेटा आगे H2O है, स्टीम, ये आ गया। इसको हम फिलहाल रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल का साइन लगा देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी होती है आपने जब भी वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपके पास बन रहा है जी। ये अब पता है क्या करो, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स। एक तरीका तो ये होता है कि आप जोन सा बॉन्ड टूट रहा है ना रिएक्टेंट में, सिर्फ उनकी एनर्जीज डालो। लेकिन उससे बेस्ट ये है कि जिसमें गलती नहीं होती कि आप सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दो भाई। देखो रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक करो, प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड फिर से फॉर्म करो। तो डेल्टा एच, जी बेटा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है ना, ये वाला टेकन इन माइनस गिवन आउट। तो अब आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बेटा 2 वाटर के अंदर भी देखें ये बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 OH बॉन्ड है। तो ये आपका एनर्जी टेकन इन हो जाएगा। एनर्जी टेकन इन ये माइनस गिवन आउट। बेटा यहां जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने जी? एक ही है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अच्छा कार्बन ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है, तो कार्बन ऑक्सीजन एक, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड है। ठीक है जी। तो अब आपने बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है बेटा। तो शाबाश, ऊपर वैल्यूज गिवन है, तमाम बच्चे वैल्यूज पुट करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 610, CH 410 को टाइम्स 4 करना है भाई, प्लस OH को 460 भाई, 460 माइनस कार्बन हाइड्रोजन 410 है तो 5 टाइम्स 410, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 350 है तो टाइम्स 1 है ये,
कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बेटा 360 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है 460। बस इसको सॉल्व कर ले बेटा, आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा सॉल्व करेगा जी? -50 पहले इस पार्ट को कर ले, चले मुझे सिर्फ इसका बताएं बेटा, सिर्फ इसका बताएं पहले। बस ये बॉन्ड जो एनर्जी टेकन इन, इसमें क्या आंसर आ रहा है बेटा? 3170 माइनस। अब बेटा जरा मुझे इसका बताइएगा कि इस वाले का क्या आंसर आ रहा है? 3220। बस बेटा इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा आपके पास -50 किलो जूल। इट मींस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Reaction 1 reaches the equilibrium at constant temperature and pressure. Deduce what effect increasing the pressure will have on the amount of ethanol in the new equilibrium mixture. Use the Schachter principle to explain your answer. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो वो प्रेशर की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब गैसेस हैं, गैसेस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है। रिएक्टेंट में कितने मोल गैस है भाई? रिएक्टेंट में 2 मोल गैसेस हैं, प्रोडक्ट में 1 मोल गैस है। मैं नीचे इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं, ये लो, C2H4 है, H2O है, C2H5OH। नहीं, वो टेम्परेचर की बात तो नहीं कर रहा ना, एक्सोथर्मिक तो है, लेकिन ये भी फिलहाल मैटर नहीं करता प्रेशर में। ये सब गैसेस हैं। देखो अब आपको ये देखना है कि भाई रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने मोल हैं? 1 मोल है। अब मुझे ये बताओ कि रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा वॉल्यूम किसने ऑक्युपाई किया हुआ है? ज्यादा वॉल्यूम रिएक्टेंट्स ने ऑक्युपाई किया है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और कंटेनर में जो कम वॉल्यूम है वो किसने ऑक्युपाई किया हुआ है? प्रोडक्ट्स ने, क्योंकि उसका 1 मोल है, लेसर वॉल्यूम। तो अब मेरी बात सुनिएगा दोबारा, अगर रिएक्शन मिक्सचर ने अपना वॉल्यूम कम करना हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? कम करने के लिए राइट हैंड साइड पे जाएगा। राइट हैंड साइड पे जाएगा तो लेस मोल्स होंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर रिएक्शन मिक्सचर ने अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किधर मूव करना होगा? हाँ, अब बेटा देखो प्रेशर का इफेक्ट आपने वॉल्यूम से देख लेना है। वो कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है भाई? कम होता है। तो वॉल्यूम कम करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? तो ये एथेनॉल क्या होगा? ज्यादा बनेगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो मोर एथेनॉल इज फॉर्म्ड। तो बेटा आप ये बताएंगे यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द अमाउंट ऑफ एथेनॉल। तो अमाउंट ऑफ एथेनॉल इंक्रीजेस, एथेनॉल इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज होगा बेटा? क्योंकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है राइट हैंड साइड पर, एज लेसर मोल्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये लिख देंगे आप, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस ये स्टेटमेंट लिखनी है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड as lesser gases mole are present। ठीक है जी बेटा, तो याद रखिएगा बस, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और रिएक्शन उस, और वॉल्यूम कम उस, देखें जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां पर लेसर मोल्स है। जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर मूव करेगा जहां पर लेसर मोल। अगर मैं इसके ऑपोजिट करता, प्रेशर को कम करने से, अगर बेटा मैं प्रेशर को कम करूंगा ना तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मुझे उधर जाना होगा जहां मोर मोल्स, फिर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। अच्छा आपको मैं पहले बताता हूं कि कहां से आया रिएक्शन। आप लोगों ने बेटा अल्कीन के रिएक्शंस पढ़े हैं ना? अल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ा है ब्रोमिनेशन, कोई कैटलिस्ट नहीं होता था उसमें। फिर हमने अल्कीन के अंदर पढ़ा है HCl, उसमें भी कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं होता। फिर हमने इथीन में, अल्कीन में हाइड्रोजनेशन पढ़ा है विद निकल कैटलिस्ट, और स्टीम की एडिशन पढ़ी है विद फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। आपको 2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म कराए गए थे, जिनमें कैटलिस्ट नहीं होता था ना, उसके मैकेनिज्म आपको कराए जाते थे। जिन रिएक्शंस में, मैं अल्कीन्स की बात कर रहा हूं बेटा, जिन अल्कीन्स के रिएक्शन में कैटलिस्ट होता था ना, उसके मैकेनिज्म आपको नहीं कराए जाते, आप देख सकते हैं नोटबुक पर। अब देखिए इसीलिए उसने क्या किया है कि ये असल में अल्कीन से ना अल्कोहल बना रहा है, स्टीम ऐड कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो मैकेनिज्म उसने खुद लिख दिया है, लेकिन बीच बीच में से कुछ बातें पूछेगा आपसे। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं जी। इसको, ये बेसिकली ये रिएक्शन है, अगर आपको याद नहीं आ रहा
कि ये आपका एल्कीन है, ये जो ऊपर हम जिसकी बात कर रहे थे हाइड्रेशन, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, तो बेटा इसमें एथेनॉल बन रहा होता है। लेकिन आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पर चेक कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने नहीं किया होगा। अब ये मैकेनिज्म उसने करके दिया है जिसमें कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है जी, और आपने इसको जरा समझना है अच्छे तरीके से। देखो मैं पहले आपको उसका क्वेश्चन समझा देता हूं। दिस इज फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में ये बेटा आपका हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव। ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एल्कीन अटैक कर रहा है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हेटेरोलिटिकली। तो आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन था ना, ये वाला, ये इस कार्बन के ऊपर जाकर ऐड हो गया, सॉरी यहां नहीं, इधर, ठीक है। और आपके पास ये देखें, ये नेगेटिव आयन बन गया, ये उसने किया हुआ है, ये सारी बातें उसने खुद बताएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर स्टीम ऐड हो रहा है, और आपके पास ये अभी अल्कोहल तो नहीं बना, इसमें एक H अलग से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जो उसने बताया थोड़ी सी डिटेल में आपको बता रहा हूं। अब आते हैं जी उसके क्वेश्चंस के ऊपर। कह रहे डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ H3PO4 इन स्टेप 1। जरा स्टेप 1 में देखिएगा क्या फास्फोरिक एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया या नहीं किया, बताओ। देखो बिल्कुल किया है, देखो ना, ये जो हाइड्रोजन था ना, ये अल्कीन के पास चला गया। तो फास्फोरिक एसिड का यहाँ पर बिहेवियर क्या है, ये एज एन एसिड काम कर रहा है, और इसने अपना प्रोटॉन क्या किया भाई, डोनेट किया है। तो आप बताएंगे कि इसका बिहेवियर है यहाँ पर एसिड, क्योंकि इसने H+ डोनेट किया है, एसिड एज इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। क्या बेटा जी, बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूट रहे हैं तभी तो आयंस बन रहे हैं, एज इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। याद रखिएगा बेटा, हमारे सिलेबस में जितने भी बॉन्ड्स हैं तमाम हेटेरोलिटिकली टूटेंगे, सिर्फ यूवी लाइट वाला जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो आपका होमोलिटिक फिशन है। बाकी जितने बॉन्ड्स हैं वो हेटेरोलिटिक फिशन होते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब होता है जब एक ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ना ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। अच्छा जी आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन स्टेप 2। स्टेप 2 में देखें जी, ये रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर क्या होगा यहाँ पर, एज अ न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, CH3CH2+, ये जो इथाइल कार्बोकेटाइन है। तो ये आपने लिखना है बेटा, आइडेंटिफाई द स्पीशीज, बस इसका फार्मूला लिख दें, CH3CH2+। आपको पता है ना इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, कंप्लीट द फिगर 4.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द स्टेप। अब देखिए कुछ मैकेनिज्म वो आपसे भी करवा रहे हैं जी बेटा। ऊपर वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रोफाइल है, बेटा दोबारा पूछिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और इलेक्ट्रोफाइल है, ऊपर वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा बेटा, देखो ना स्टेप 2 ये है ना, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा बोलो। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा वो तो प्रोडक्ट बन गया ना, वो तो रिएक्टेंट में पूछ रहा होता है ना, कि रिएक्टेंट में आपने बताना है। रिएक्शन जब होगा तो ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से जहरी बात है बताना है आपने कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखो ना वो क्या कह रहे हैं, इन स्टेप 2 से मुराद ये जो रिएक्टेंट्स हैं, जहरी बात है कि रिएक्शन जब हो जाएगा फिर ये प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट का नहीं पूछ रहा, रिएक्टेंट का पूछ रहा, ठीक है। ठीक। अच्छा जी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए इस स्टेप में ना आपसे एरोज आपसे ड्रॉ करवाएगा, लेकिन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, अब अभी आपको समझ आ जाएगा। कंप्लीट द फिगर 4.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर स्टेप 3 ऑफ रिएक्शन 1। देखो जी ये था इधर CH3CH2OH2 और ये बन रहा है CH3CH2OH। बेटा इसने क्या चीज डोनेट की है, क्या चीज डोनेट की है जी इसने। देखिए अगर समझ नहीं आ रही तो ये देखें, ये जो आपका H2PO4 बन गया, ये बन गया H2PO4 1- और ये बन गया H3PO4। बताओ जी इसने क्या गेन किया, चलो ये बता दो। H2PO4 -1 H3PO4 में चला गया, इसने क्या गेन किया होगा, H+। क्या गेन किया, H+। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लूज करेगा, H+ लूज करेगा। तो पहले बेटा इस तरीके से समझ लो। और दूसरी बात ये समझो ना भाई कि इनका रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन करना चाह रहा है, क्यों ये रिएक्शन करना चाह रहा है, क्योंकि ये आयंस हैं, आयंस आर अनस्टेबल, ये चाहते हैं न्यूट्रल बन जाए। देखें रिएक्शन के बाद दोनों न्यूट्रल हो गए, तो
अब इनका रिएक्शन कैसे होगा, आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि ये जो है ना, इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। आप देख सकते हो ये नया प्रोटॉन इसके पास आया, और आपको ये भी समझ आ रहा है कि इट इज लूजिंग द प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा। तो अब आपने ये जो नेगेटिवली चार्ज है ना भाई, ये जी, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके ऊपर लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करो, जब भी न्यूक्लियोफाइल लिखो लोन पेयर मस्ट है। तो लोन पेयर क्या करेगा भाई, आप जरा गौर से देखो तो O के साथ H आकर अटैच हो रहा है, तो बताओ ये लोन पेयर किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर या हाइड्रोजन पर? हाइड्रोजन पर। इसको प्रोटॉन चाहिए, ये इस टाइम एज अ बेस काम कर रहा है, एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए, हाँ अब जरा बेटा देखिएगा कि रिएक्शन कैसे होगा। ये लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करना है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा H पर। ये जी, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अनस्टेबल है। इसको पता है क्या मसला है, इसके साथ ना एक प्रोटॉन अटैच हो गया आकर H+, जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आया हुआ है। अब ये चाहता है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहता है। तो अब होगा ये कि ये जो नहीं, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। कितने? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक किसका है, हाइड्रोजन का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, और ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल जाएगा। अब बेटा देखिएगा, ये ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर आ गए, ठीक है। तो बस आपने ये 2 एरोज बेटा ड्रॉ करने थे, बस और कुछ नहीं ड्रॉ करना। ये यहां पर एक एरो ये ड्रॉ करना है, ये इधर जाएगा, H को मिलाएगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन को वापस कर देगा, खत्म। ये आपके 2 मार्क्स हैं 2 एरोज के। कैन आई डिस्क्राइब हाउ अ कैटलिस्ट इफेक्ट्स अ रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा देखो, अगर मैं कैटलिस्ट ना डालता ना इसमें H3PO4, रिएक्शन फिर भी हो जाना था लेकिन थोड़ा स्लो होना था। कैटलिस्ट ने क्या किया है, एक नया पाथ बनाया है, बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से रिएक्शन हुआ है। आपने क्या अल्कीन्स के रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरह पढ़ा था? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट ने नया पाथ जनरेट किया है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है। तो इसलिए बेटा आप यहाँ ये लिखेंगे कि कैटलिस्ट, हाउ कैटलिस्ट इफेक्ट्स, कैटलिस्ट करता क्या है भाई, तो आप लिखेंगे कैटलिस्ट increases the rate of reaction। पहले तो ये बताओ ना करता क्या है, increases the rate of reaction by creating a new path, जी, by creating a new path having lower activation energy, having lower EA activation energy। अच्छा, अब कह रहे जी use figure 4.1 and 4.2 to justify why phosphoric acid is described as a catalyst in this reaction। देखो, कैटलिस्ट की खासियत ये होती है कि वो ड्यूरिंग द रिएक्शन यूज होता है लेकिन एट द एंड रीजनरेट हो जाता है। आप चेक कर सकते हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन तो कैटलिस्ट यूज हुआ, ये देखो ना, यहाँ पर H2PO4-1 बना हुआ है, लेकिन एट द एंड आप देख सकते हो कैटलिस्ट रीजनरेटेड, कैटलिस्ट रीजनरेट हुआ है। तो बेटा कैटलिस्ट की खासियत ये होती है कि इट इज रीजनरेटेड या रीफॉर्म, एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट इज रीजनरेटेड, ठीक है जी। जो भी चीज, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने जो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर CN, उसका मैकेनिज्म पढ़ा था ना HCN का, उसमें जो CN- था वो भी एट द एंड रीजनरेट हो रहा था ना, और मैंने वहां लिखवाया था कि ये कैटलिस्ट है क्योंकि ये रीजनरेट हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, प्रोपीन आल्सो रिएक्ट विद स्टीम, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेन 2-ol इज द हायर यील्ड। बेटा ये थोड़ा सा आपको डिटेल में कराना होगा। देखो पहले तो ये बताओ, ये है ना आपके पास प्रोपीन, इसमें आप स्टीम ऐड करते हो, पर इसमें ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ना OH, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और बेटा याद रखिएगा, जो मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट होता है ना वो मेजर होता है। ये जो मैंने बनाया है ना, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनाया है। मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा आपके मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये मेजर है। तो उसका और माइनर क्या होगा, इसको फ्लिप कर दें, CH3 CH2 CH2OH। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेन 2-ol इज प्रोड्यूस्ड इन द हायर यील्ड, ये क्यों ज्यादा बन रहा है भाई। तो अब मैं आपको पहले तो जुबानी बता देता हूं कि जब आप प्रोपेन 2-ol बनाएंगे ना,
तो इसके मैकेनिज्म में बेटा कोई बच्चा बता सकता है इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा जब मैं प्रोपेन 2 का मैकेनिज्म करूंगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल क्योंकि इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो पहले मैं आपको जल्दी से मैकेनिज्म करके दिखा देता हूं बेटा, क्योंकि फिर आप जी बेटा क्या कह रहे हो? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं उसमें। शाबाश। उसमें बेटा दो आप टर्म्स यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा अच्छा साइंटिफिक वर्ड है, तो आप वो यूज कर लो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा बेटा इसका मैकेनिज्म के बजाय मैं जल्दी से, क्योंकि हमने तो इसकी वर्डिंग लिखनी है ना, अगर आप ये बनाते हो ना बेटा प्रोपेन 2-ऑल, देखो ये वाला, तो प्रोपेन 2-ऑल बनने से पहले ना इस तरह का बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप बताएंगे कि ड्यूरिंग दी formation of propane 2-ol, a secondary carbocation is formed. A secondary carbocation is formed, which is more stable as it has 2 alkyl groups which are electron donating. या अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का वर्ड नहीं यूज करना चाहते, फिर आप बताएंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, which has 2 alkyl group which are electron donating। जी ठीक है जी। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेरा ख्याल है कि ये वो क्वेश्चन है इसमें बच्चे बहुत गलतियां करेंगे। डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द इथीन मॉलिक्यूल। देखो ये आपके पास इथीन है। पहली बात तो ये समझो कि इस कार्बन में ना हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। एक तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, वो ये कि जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है ना ऐसे करके, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा ये sp2 होगा। जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो sp होगा। ये तो हो गया शॉर्टकट। दूसरा मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है, वो भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ अटैच एटम्स। और ये फॉर्मूला तमाम उस पर लगेगा, तमाम मॉलिक्यूल्स पर कहीं पर लगा सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो देखिए जी, आपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है, तो कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है? 1 2 3, तो 3 एटम्स अटैच है। लोन पेयर कार्बन के पास 0, तो आंसर आ रहा है 3। इट मींस कार्बन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स? 3। तो उसमें एक s होगा और 2 p होंगे, तो इसका मतलब हुआ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो आप वो शॉर्टकट तरीके से भी बता सकते हैं कि कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो अब बेटा वो ये क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम इन इथीन मॉलिक्यूल बाय कंप्लीटिंग टेबल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। तो ये कह रहा है कि आप ऑर्बिटल बताएं, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये देखें हमने हाइब्रिडाइजेशन से पता करा ली है कि कार्बन के दरमियान ये जो कार्बन और कार्बन आपस में बेटा बॉन्ड बना रहे हैं ना, मैं इसका ये देखें, ये जो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 तरह के बॉन्ड है। एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। आपने दोनों का बताना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो बेटा एक सिग्मा है और एक कौन सा है? पाई। तो याद रखिएंगे, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो लिहाजा एक कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का भी sp2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो बेटा आपने बताना है कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कौन से 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान बन रहा है? sp2 और sp2, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है? डायरेक्ट ओवरलैपिंग या हेड टू हेड, मतलब इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। देखो ये एक sp2 है ना अगर, तो दूसरा sp2 इस तरह, हेड टू हेड या डायरेक्ट ओवरलैपिंग। अच्छा देखो, अगर आप कार्बन को देखो ना, तो इसमें sp2 आपने कह दिया कि एक s और 2 p, एक s और 2 p सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तो एक p अभी बचा हुआ है ना, 3 p होते हैं ना। कितने p होते हैं? 3 p होते हैं। जो तीसरा p है वो क्या करेगा? वो पाई बॉन्ड बनाएगा। वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ऐसे करके देखो, ऐसे। तो अब ये देखो कि अगर मैं आपको यहां इथीन का स्ट्रक्चर जल्दी से बनाकर दिखाऊं, तो इस तरह होता है जी। ये इथीन, ये कार्बन है, ठीक है जी। इनकी ये वाले मैं लूप हटा रहा हूं।
ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, राइट। इसी तरह ये sp2 है, ये sp2 है। ये बेटा मैं इथीन के सिर्फ सिग्मा बॉन्ड अभी शो कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन आएगा इधर जी, यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा जी, ऐसे यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा जी, यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा जी। अब जो पाई बॉन्ड है वो हर कार्बन के ऊपर जो 2p है ना, 2p ये बेटा पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो 2p एक कार्बन का और 2p दूसरे कार्बन का, स्पेसिफाई नहीं करना कौन सा है, वो कोई भी बना सकता है। और ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जी, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बच्चे मार्क्स देते हैं, इसमें बच्चे मार्क्स कटवाते हैं, तो इसको आप इस तरीके से बेटा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल आइसोमर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपने सिर्फ लिखनी है, कंपाउंड्स हैविंग, बेटा मैं बोल देता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है जी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पूरा लिखना है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से करें, A and B are structural isomer with molecular formula C5H10O. They are both straight chain molecule with only one functional group. एक फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज्यादा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ए में भी एक फंक्शनल ग्रुप है, बी में भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों बातें ज़हन में रहेंगी भाई, कि ए और बी में ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, एक एक फंक्शनल ग्रुप दोनों में है। अब इनकी ऑब्जर्वेशन बता रहा है, 2,4-DNPH रिएक्शन कर रहा है, तो ए भी प्रेसिपिटेट बना रहा है, बी भी बना रहा है। इसका क्या मतलब है, ए और बी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? जो 2,4-DNPH से रिएक्शन करे वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोनाइल। क्या होगा? कार्बोनाइल इज प्रेजेंट इन ए एंड बी, मतलब ए और बी में ना दोनों में कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल दोनों में है, क्योंकि देखो ए भी ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना रहा है विद 2,4-DNPH, बी भी ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना रहा है विद 2,4-DNPH। अब आगे चलते हैं जी। कार्बोनाइल से क्या मुराद होता है भाई? कार्बोनाइल से मुराद दो चीजें होती हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी होता है। लेकिन अगला देखें, टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो ए उसके साथ सिल्वर मिरर बना रहा है, बी नहीं बना रहा, तो कंफर्म हो गया ए इज एल्डिहाइड। ए क्या है बेटा? और बी फिर क्या होगा बेटा? बी आपका कीटोन। क्यों जी कीटोन क्यों होगा? क्योंकि कार्बोनाइल तो है, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है, लेकिन टॉलरेंस से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो कीटोन तो हुआ ना। अच्छा अब आते हैं जी, ये कौन सा टेस्ट है? आयोडोफॉर्म। ये कौन से जी? आयोडोफॉर्म के बारे में याद रखें, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये ग्रुप होगा ना, जिनमें ये ग्रुप होगा CH3CO, वो आपको आयोडोफॉर्म देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, लेकिन अभी तो यहाँ कंफर्म हो गया ना कि ये कार्बोनाइल है, ठीक है। तो ये हम अल्कोहल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बाज अल्कोहल भी देते हैं, लेकिन यहाँ तो कंफर्म हो गया कि ये एल्डिहाइड कीटोन में से एक है, क्योंकि कार्बोनाइल का पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है 2,4-DNPH के साथ। तो बेटा आयोडोफॉर्म कोई भी नहीं दे रहा, इट मींस दिस ग्रुप इज एब्सेंट, CH3 C डबल बॉन्ड O इज एब्सेंट। अब आपने ये करना है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप इन बोथ A एंड B। बेटा ए और बी में फंक्शनल ग्रुप बताएं जो दोनों पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, कार्बोनाइल। इस बेस पर यही पता चलेगा ना कार्बोनाइल है भाई, तो कार्बोनाइल इज प्रेजेंट। अब वो ये कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द बॉक्सेस। देखो आपने एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, लेकिन इस ग्रुप से परहेज करना है। ये नहीं होना चाहिए आपके ना एल्डिहाइड में ना कीटोन में, क्योंकि ये अगर होता तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता ना इसके साथ, आयोडोफॉर्म के साथ। अब C5H10O है, इसका बनाने जी, C5H10O, ये आपको पता चल गया A इज एल्डिहाइड। तो अब तो बेटा काम आसान हो गया, उसने कहा कि स्ट्रेट चेन है, ब्रांच भी नहीं है भाई, तो 5 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, एल्डिहाइड आखिर में लगेगा बस। और बाकी तो आपको समझ आ गई ना, ये CH2 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 एंड CH3 ये बनेगा जी, ठीक है। अच्छा अगर बेटा देखिए उसने स्ट्रक्चर क्या है, वैसे तो वो मेंशन करता है, ठीक है, मेंशन करता है कि स्केलेटल ड्रॉ करें, लेकिन आप आज के बाद नोट कर लें कि जब वो स्ट्रक्चर का वर्ड यूज कर रहा हो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, तो आप उसमें स्केलेटल को प्रेफर कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये लिखेगा गलत नहीं होगा, लेकिन स्केलेटल को प्रेफर करें। 1 2 3 4 5 बस ये कर दें जी, ठीक है ना, खत्म। दूसरा जी आपने कीटोन बनाना है, कीटोन। अब आपको पता है कि कीटोन ऐसा बनाना है, कीटोन ऐसा बनाना है जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ना हो, ये नहीं हो,
तो इसका मतलब है फिर 5 कार्बन तो पहले ड्रॉ करो ना, 1 मिनट, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। सेकंड कार्बन पर नहीं लगा सकते, फिर मजबूरन कहां लगाना पड़ेगा, थर्ड पे लगाओ बस, ये आपका कीटोन होगा। 1 2 3 4 5, दिस इज कीटोन बेटा, ये बनाना है जी आप। और आप स्केलेटल बनाएं तो ज्यादा अच्छा है बेटा, ठीक है ना, स्केलेटल आप लोग बनाइए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे C इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ A एंड B, C5H10O है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, C5H10O। C जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर है, C स्ट्रेट चेन एंड हैज 2 फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए जी, अब C A और B का आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन C है तो स्ट्रेट चेन, लेकिन उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आपने इससे 2 फंक्शनल ग्रुप बनाने हैं। C shows only one type of stereoisomerism। तो स्टीरियोइज्म 2 तरह के होते हैं ना, एक ऑप्टिकल होते हैं, इसमें कायरल कार्बन होता है, और एक सिस ट्रांस होता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो आपने C बनाना है, C एक तरह का आइसोमर शो करेगा, या ऑप्टिकल या सिस ट्रांस। और कुछ ऑब्जर्वेशंस बता रहा है, जरा नोट कर लेते हैं C की। 2,4-DNPH रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये हुआ कि भाई अब आपने C में कार्बोनाइल इज एब्सेंट, कार्बोनाइल को एब्सेंट करना है। ब्रोमीन के साथ कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और तीसरा देखो, आपको आयोडीन के साथ भी दे रहा है, इट मींस CH3C डबल बॉन्ड O इज आल्सो प्रेजेंट। ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। अब बेटा देखो, आपके पास 5 कार्बन है, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं, एक तो डबल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड। अच्छा, अब यहां एक हिंट है जो बहुत जबरदस्त किस्म का है भाई। देखो, कार्बोनाइल नहीं है, कार्बोनाइल नहीं है, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड कीटोन में से नहीं है, कार्बोनाइल एब्सेंट है, लेकिन वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं भाई। तो जरा सोचो कि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा और कौन आयोडोफॉर्म दे सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल, लेकिन वो तो नहीं हो सकता, उसमें 2 कार्बन है। और सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिनमें सेकंड कार्बन पर OH आता है। तो इसका मतलब है ये ग्रुप होगा। इसका क्या मतलब हुआ जी, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, CH3CHOH इज प्रेजेंट, क्योंकि आयोडोफॉर्म दे रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल नहीं है तो फिर अल्कोहल में से ये होगा, और डबल बॉन्ड भी होगा। तो आपके पास बेटा 4 कार्बन तो आपको पता चल गए, देखो ना, एक आपको ये पता चल गया CH3CHOH, और आगे आपको एक ये भी पता चल गया है कि डबल बॉन्ड भी है भाई, ये भी तो पता चल गया ना आपको कि डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4। और आपके पास ये ब्रांच में है, या उसने क्या स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है भाई, ब्रांच नहीं है। अच्छा, अगर ये बनाता हूं, देखिए, अगर हम एज्यूम करता हूं ये, इसमें पता है एक मसला है, देखिएगा क्या, पर इसमें पता है क्या मसला है, ये गलत होगा। उसकी रीजन, ये आपको क्या बना कर दे रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर, यहां से कायरल कार्बन है ना, तो इसका ऑप्टिकल भी बन रहा है, सिस ट्रांस भी बन रहा है, ये चेक करो जरा। डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पर हाइड्रोजन, और अगले में आप ऊपर कर दें। लेकिन उसने क्या कहा था कि जो इसमें स्टीरियो आइसोमर होगा, C ओनली वन टाइप ऑफ स्टीरियो, या ऑप्टिकल शो करेगा या सिस ट्रांस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां से हटानी है, यहां नहीं रखना। अगर यहां रखूंगा तो स्टेटमेंट के ऑपोजिट बात जा रही है। अब मैं पता क्या करता हूं, डबल बॉन्ड को आगे लेके जाता हूं, 1 2 3 4 5, यहां लेके जा। आपको पता है टर्मिनल एल्कीन सिस ट्रांस शो नहीं करते भाई, यहां अब शो नहीं होगा। अब जरा देखिएगा जी, अब इसका मैं स्केलेटन लिख दूंगा। अब देखिए जी, इस ग्रुप की वजह से CH3CHOH की वजह से ये आयोडोफॉर्म देगा, डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ टेस्ट दे रहा है, सिस ट्रांस इसका नहीं दे रहा है, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है। तो इसको आप इस तरह, इस तरीके से लिख दो। अब हाँ, अब कोशिश करें स्केलेटन बनाएं, 1 2 3 4 5, और ये बेटा आपने C का स्ट्रक्चर बना लिया। तो समझ आ गई होगी आपको कि मैंने डबल बॉन्ड को टर्मिनल पर क्यों रखा है। अगर मैं दरमियान में रखूंगा तो फिर वो आपका सिस ट्रांस बनाना शुरू हो जाएगा। नेम द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर शोन बाय मॉलिक्यूल ऑफ C। कौन सा बेटा ये शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि इट हैज कायरल कार्बन, दिस वन इज कायरल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। D reacts in the presence of sulfuric acid catalyst to form E and water. The structure of E is shown. अब देखो D जो है ना, ये रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और E बना रहा है और वाटर बना रहा है, E इज एस्टर। तो आपको समझ आ गया होगा भाई कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है, तभी एस्टर बनता है ना। एस्टर कब बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है। अब यहां पर ये देखो कि डी जो है ना वो डी रिएक्ट्स, अब ये उसने नहीं कहा कि डी जो है ना किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ई बना रहा है, ये तो नहीं कहा ना, सिर्फ कहा कि डी रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब है डी कोई एक ही चीज है। देखो अगर तो वैसे तो एस्टर बनता है इस तरीके से ना कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा अल्कोहल से। अब डी रिएक्शन कर रहा है, ये नहीं बताया भाई वाई से कर रहा है अल्कोहल से कर रहा है, कह रहा है डी रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है डी अपने आप से रिएक्शन कर रहा है। और आपके पास ये एस्टर बन रहा है ई। नेम द फंक्शनल ग्रुप इन एस्टर ई। तो पहले तो बेटा आपने बता देना इसमें फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा जब भी एस्टरिफिकेशन होती है तो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें आपके मेन प्रोडक्ट के साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी बने। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी। बेटा डी आपने बताना है। अब पता है कैसे बताएंगे? आपको याद होगा आप लोगों ने एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ी है। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर की तो क्या बनता है बोलो? एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटा जब होती है तो क्या बनता है? बोलिएगा जी, शाबाश बच्चे, ये जो ऑनलाइन है बोले। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ई की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं। इस ई की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने जा रही है। हाँ ये देखो, दिस वन इज द रिएक्टिव पार्ट, राइट? ये यहां से बॉन्ड टूटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कोस से बॉन्ड टूटेगा। अब मैं जरा इनको, ये एक कार्बन है भाई, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपका ब्रांच है साथ में। अब बेटा बॉन्ड यहां से तोड़े, इसको मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। चलिए, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4। कार्बन 4 पर ब्रांच है। तो बेटा ये जो कार्बन नंबर यहाँ 1 है, इसके साथ क्या लगेगा? OH नहीं लगेगा क्या? बोलो, OH लगेगा इसके साथ। तो ये देखो C डबल बॉन्ड OOH, ये OH वाटर से आ रहा है, ये मैं रेड कलर से लिख देता हूं। दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है भाई। अब कार्बन नंबर 2, इसके साथ CH2 है भाई, दिस इज कार्बन नंबर 2 ना, CH2 है। फिर कार्बन नंबर 3, वो भी CH2 है ये। फिर कार्बन नंबर 4 के साथ ब्रांच है भाई, कार्बन 4 के साथ ये रेड कलर की ब्रांच, एक मिथाइल लगा हुआ है। और फिर देखो ये जो कार्बन है ना बेटा इधर, ये जो कार्बन नंबर 4 के साथ ऑक्सीजन है, ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये देखेंगे ऐसे। तो असल में अब आपको समझ ये आनी चाहिए कि ये डी जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके एक साइड पर अल्कोहल लगा हुआ था, एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ था, और ये आपस में रिएक्शन करके 4 लोकर रिंग बना दिया। इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, 4 लोकर रिंग बना दिया। मैं इसको जरा इस शेप में लिखता हूं कि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिएगा जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ऐसे, बल्कि उस शेप में लिखता हूं ताकि डी आपको समझने में आसानी हो। ये आपका हो जाएगा इस तरह, देखिएगा जी। ये देखिएगा जी, भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं उसी शेप में लिख रहा हूं जिस शेप में ई बनाया हुआ है। CH2 CH2 CH CH3, ये देखिए OH। अब बड़ा कुछ आइडिया हो रहा है? ये देखो जी, ये वाटर निकलेगा तो आपका ऊपर ई बन जाएगा, है ना? तो मैंने इसको बेंड करके इस तरह बना दिया। तो ये देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको एक साइक्लिक एस्टर दिया हुआ है और उससे आपने अपने रिएक्टेंट्स बताने, तो रिएक्टेंट भी एक ही है। उसी रिएक्टेंट के एक साइड पर अल्कोहल लगा है, एक साइड पर कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ई इज शोन। मैंने आपसे कहा था जब भी स्पेक्ट्रम देखें, देखा करें पहली चीज कि OH, अल्कोहलिक OH, उसकी पीक आती है 3200 से 3600, वो एरिया खाली है भाई, यहाँ कोई अल्कोहल नहीं है। कार्बोक्सिलिक OH, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH आएगी, उसकी पीक आती है 2500 से 3000 के दरमियान, ब्रॉड पीक वो भी नहीं है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक कार्बोनाइल वाली जो 1600 से 1700 के दरमियान आती है, वो आपको बेटा नजर आ रही है 1640 से 1750 के दरमियान। ये आपको देखते, मैंने डाटा नहीं देखा लेकिन फौरन पता चल गया कि दिस इज कार्बोनाइल। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ई इज शोन। अच्छा जी, उसने ये सारे आपको बताए हुए। यूज फिगर 5.2, टेबल 5.3,
to predict two differences in the absorption above 1500 per centimeter. 1500 per centimeter से आगे आपने बताना है of the infrared spectrum of D compared to E. अच्छा पहले D को देखते हैं, D को पहले एनालाइज करते हैं। D में क्या चीज है भाई? D के अंदर आपके पास एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। तो एक OH की पीक आएगी भाई। अल्कोहलिक पीक कहां पर आएगी? जरा डाटा बुकलेट से देखते हैं। जो अल्कोहल का है ना 3200 से 3600 पर सेंटीमीटर, डी के अंदर 3200 से 3600 पर सेंटीमीटर एक पीक आनी चाहिए थी। दूसरा OH कौन सा है भाई? कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक की पीक किधर आनी थी? डाटा बुकलेट से देखते हैं। कार्बोक्सिलिक का जो OH है ना 2500 से 3000 के दरमियान ये आनी थी। ये कार्बोक्सिलिक वाले OH की है, 2500 से 3000 पर सेंटीमीटर। अच्छा, और ऑक्सीजन कार्बन चलें वो नहीं, ये दो देख लेते हैं। ई देखें जरा। ई में क्या हो रहा है भाई? ई तो बन गया आपका एस्टर। ई क्या है? आपका एस्टर है। मैं दोनों को आमने सामने लिखता हूं ना, फिर आपको समझने में आसानी होगी। जरा ई आपका एस्टर है। अच्छा, एस्टर में क्या एस्टर में OH वाली पीक आएगी? नहीं, तो वो डिफरेंसेस बता रहा है। क्या आ रहा है? आप डिफरेंस बताएं कि डी और ई के स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या आएगा। तो पहले तो आप बताएंगे अगर डी का जो है उसमें अल्कोहलिक OH की पीक आनी थी, ई में नहीं है। फिर डी में कार्बोक्सिलिक के OH की पीक आनी थी जो कि ई में नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर यहां पर देखें, यहां जो कार्बोनाइल वाली पीक आ रही है ना ये एस्टर में, और यहां जो C डबल बॉन्ड O की पीक है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी पीक का भी डिफरेंस है। देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, एस्टर की पीक अलग आती है भाई। एस्टर की पीक आती है 1710 से 1750, और कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड O की पीक आती है 1670 से वो। तो अब बेटा आप यहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ई के अंदर, ई क्या था जी आपका? ई आपका एस्टर है। ई इज एस्टर। तो एस्टर में C डबल बॉन्ड O की जो पीक आ रही है वो आ रही है एट 1750 एब्जॉर्प्शन, यहां लिखेंगे इन E, एब्जॉर्प्शन ऑफ C डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट में एस्टर लिख दें ताकि इसको कंफर्म हो जाए, एट 1710 टू 1750 पर सेंटीमीटर। ये वाली, ठीक है, और ये उसमें एब्सेंट होगी। ठीक है, अब डी के अंदर, जबकि डी में क्या क्या होगा? वाइल इन डी में ये होगा अच्छा, while in D, this C double bond O peak is at 1670 to 1740 पर सेंटीमीटर, यूनिट लाजमी लिखिएगा। दूसरा डिफरेंस बता दें, इन E नो OH peak at 3200 से 3600 per centimeter, while in D there is an absorption peak at 3200 से 3600 पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, बेटा ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज करेंगे, मैं भी आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ। ठीक है, वो एमसीक्यूज आपने मैं भी सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर तक, वो आप लोग बेटा करके रखेंगे कल के लिए। और बेटा मुझे मैंने ना कल की क्लास में मैथ स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाना है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे बताएं, आप लोगों को कल लिंक सेंड कर दूंगा एक और क्लास में मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे बताएं, मैं आपको लिंक 7:30 पे क्लास होगी, मैं लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।